स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम करेंगे क्रॉनिकल के नवंबर मंथ की नेक्स्ट पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक हम कर चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मैगज़ीन आने वाले UPPCS 2026 और RO मेंस जो अभी होने वाला है, और इसके अलावा RO प्री जो 2026 में होने वाला है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें करेंगे योजना एवं कार्यक्रम, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा एवं बीमा, डाटा बैंक, उद्योग एवं व्यवसाय और सार संक्षेप। ये हम इस मैगज़ीन में इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योजना एवं कार्यक्रम से। पहला है क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना 2025। 24 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास योजना को मंजूरी दी है। योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और गणितीय विज्ञान क्षेत्रों में भारत की मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाना और देश के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना। लक्ष्य संस्थान देश भर की सभी अनुसंधान और विकास संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं, उत्कृष्ट संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। कुल आवंटन की बात करें तो 5 वर्षों के लिए कुल बजट 2277.397 करोड़ है। क्रियान्वयन एजेंसी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। तो आप इसकी क्रियान्वयन एजेंसी आप याद रखना CSIR। चलिए CSIR के बारे में अगर हम जान लें तो CSIR का पूर्ण काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। स्वरूप भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1942 हुई है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक अभी इसके डॉक्टर N कलय सेल्वी हैं। आयुष्मान भारत के 7 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। मुख्य तथ्य देखें इसके तो उद्भव इसका यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 से प्रेरित होकर 2018 में झारखंड के रांची से लॉन्च की गई थी। प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। 5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य बीमा। ABHWC 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। पहली इकाई बीजापुर छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है इसकी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका 7 वर्षों की उपलब्धियां देखें तो 1.48 लाख करोड़ की 10.3 करोड़ अस्पताल स्वीकृतियाँ हुई हैं। 1.8 लाख आरोग्य मंदिर। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29 से 48% तक बढ़ा, जबकि निजी खर्च 63% घटकर 39 हुआ है। विस्तार देखें 2021 में ABADM शुरू हुआ। 2022 में 12 करोड़ परिवार शामिल हुए। 2024 में आशा आंगनवाड़ी कार्यक्रम उनके परिवार। अक्टूबर 2027 में 70 प्लस नागरिकों होती है आयुष्मान वय वंदन कार्ड योजना। 1 करोड़ गिग व प्लेटफॉर्म श्रमिकों का समावेश। PM मित्र पार्क योजना की बात करें तो 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले में प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल की पार्क की आधारशिला रखी। यह PM मित्र का फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल पार्क। मुख्य तथ्य देखिए इसके
इसका उद्देश्य है कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग व परिधान निर्माण सहित पूरे वस्त्र मूल्य श्रृंखला हेतु एकीकृत औद्योगिक ढांचा विकसित करना, लगभग 20 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन। इसकी घोषणा 2021 में हुई थी। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित होता है यह। इस सब प्रकार की बात करें तो ग्रीनफील्ड व ब्राउनफील्ड दोनों प्रकार के पार्क विकसित किए जाएंगे। ग्रीनफील्ड नवीन स्थल पर जो पूरी तरीके से नया बनाया जाता है, ब्राउनफील्ड आंशिक रूप से विकसित स्थल। राज्यवार स्थापना, पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों में स्थापना की बात की गई है। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 राज्य आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वित्तीय सहायता, प्रत्येक पार्क को 500 करोड़ रुपए तक विकास पूंजी सहायता व 300 करोड़ रुपए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। राज्य का 51% व केंद्र का 49% हिस्सा रहेगा। राज्य का 51 एंड केंद्र का 49। पीएम मित्र योजना की बात करें तो भारत सरकार की औद्योगिक पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में निवेश, तकनीकी नवाचार व वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई है। यह योजना लॉजिस्टिक लागत में कमी, प्लग एंड प्ले सुविधाएं, प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से उद्योग को गति देती है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना विस्तार। 18 सितंबर 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार करते हुए बेरोजगार स्नातकों को 1000 मासिक भत्ता वेतन देने की बात की गई है। तो योजना के तहत कितने मासिक भत्ता वेतन देने की बात की गई? 1000। इसे आप याद रखिएगा। लाभार्थी की उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये स्नातक जो ना तो पढ़ाई कर रहे हो ना ही रोजगार या स्वरोजगार में हो। केवल कला व वाणिज्यिक के छात्र शामिल हैं। केवल कला, विज्ञान व वाणिज्यिक संकाय के छात्र शामिल होते हैं इसमें। भत्ता राशि, इनकी भत्ता राशि 1000 प्रतिमाह 2 वर्षों तक। पहले यह योजना केवल इंटरमीडिएट पास युवाओं के लिए ही थी। लक्ष्य की बात करें तो युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण व प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर रोजगार व क्षमता में वृद्धि। रोजगार लक्ष्य की बात करें तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और सरकारी व निजी क्षेत्र में अवसर। अन्य सहायता की बात करें तो विश्वकर्मा पूजा, प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 16 लाख निर्माण श्रमिकों को 5000 हस्तांतरण, वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत 802.46 करोड़ वितरित, प्रतिज्ञा पोर्टल लॉन्च। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। इसमें आप ये डेट याद रखिएगा कि इसका आरंभ कब हुआ। 17 सितंबर 2025। भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम है ये, महिलाओं और बच्चों के लिए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक देश में 10 लाख से अधिक स्वास्थ्य सेवाएं आयोजित शिविर आयोजित किए गए। उद्देश्य कैंसर, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों को शीघ्र जांच व उपचार, पोषण, टीकाकरण, मानसिक स्वच्छता व मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा। क्रियान्वयन की बात करें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों में शिविर, निजी अस्पताल व मेडिकल कॉलेज विशेषज्ञ सेवाएं देना। एम्स, ESIC, CGSS केंद्र सहयोग करेंगे। जनजातीय विकास की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित जनजातीय महिलाओं हेतु मुफ्त जांच व उपचार की व्यवस्था। संबंध योजना इससे देखें तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन, आयुष्मान भारत कार्ड से वित्तीय सुरक्षा। एमनेस्टी योजना। 2 सितंबर 2025 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमनेस्टी योजना से संबंधित जागरूकता संबंधी गतिविधियों की घोषणा की, जो एक बार की विवाद समाधान पहल है।
अवधि देखें तो 1 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसकी अवधि याद रखिएगा आप लोग, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। लॉन्च करने वाली संस्था कर्मकारी राज्य बीमा निगम व श्रम व एवं रोजगार मंत्रालय के तहत। प्रावधान वास्तविक अंशदान व ब्याज भुगतान कर स्थायी आकलनों का निपटारा, कोई क्षतिपूर्ति नहीं लगेगी। मुकदमे वापसी, जिन मामलों में नियोक्ता ने बकाया चुकाया है और वे 10% विवाद क्षतिपूर्ति देकर वापस लिए जा सकते हैं। रिकॉर्ड न सौंपने व विलंबित भुगतान के मामलों में यदि अनुपालन हो चुका हो तो कोर्ट की अनुमति से वापसी संभव। पात्रता 21 मार्च 2025 तक धारा सभी मुकदमे इस दायरे के अंतर्गत आएंगे। एमनेस्टी योजना 2025 कर्मकारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत लंबित कानूनी विवादों को सुलझाने हेतु एक संरचित तंत्र प्रदान करती है। यह योजना व्यापार सुगमता, कानूनी बोझ घटाने, हितधारकों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय नौसेना का शिप बिल्डिंग कार्यक्रम 21 सितंबर 2025 को अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना अपनी अब तक की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग योजना चला रही है, जिसमें 54 जहाज विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। मुख्य तथ्य 54 युद्धपोत पनडुब्बियां निर्माणाधीन है। 2030 तक लक्ष्य देखें, 2030 तक सभी जहाज नौसेना में शामिल होंगे। 2035 तक कुल संख्या इनकी 200 से अधिक करनी है। स्वदेशीकरण देखें तो खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना में रूपांतरण, आंशिक जहाज भारत में निर्मित अधिकांश। हालिया समावेशन की बात करें तो जुलाई 2025 में INS तमाल को रूस से अंतिम विदेशी युद्धपोत के रूप में शामिल किया गया। INS एंड्रोथ जैसे जहाज GR80 जैसे भारतीय शिपयार्ड में बने। आत्मनिर्भरता यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा निर्माण व रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करती है। दीनदयाल लक्ष्मी योजना यह हरियाणा राज्य की है। राज्य की महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। 25 सितंबर योजना की अपडेट याद रखिएगा। और किस राज्य से है तो हरियाणा राज्य से। उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना। वित्तीय सहायता पात्र महिलाओं को 2100 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। लाभार्थी संख्या पहले चरण में 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। आयु सीमा की बात करें तो 23 से 60 वर्ष की महिलाएं, विवाहित और अविवाहित दोनों। वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। निवासी हरियाणा का होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की रणनीतिक योजना 29 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने रीवाइल्डिंग नामक वन्यजीव संरक्षण पहल की शुरुआत की है। तो इसमें आप इतना याद रखिए कि ये किस स्टेट ने शुरुआत की है तो MP ने। इसका उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र में अनुपस्थित हिंसक व शिकार प्रजातियों को पुनः स्थापित कर खाद्य श्रृंखला जैव विविधता को पुनर्जीवित करना। सहयोग संस्था की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण व वन अनुसंधान संस्थान व अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का समर्थन। अब हम बैंकिंग और वित्तीय एवं बीमा से रिलेटेड देख लेते हैं। GSTAT व GSTAT ई-कोर्स पहल पोर्टल की शुरुआत। मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का औपचारिक शुभारंभ किया है। यह अप्रत्यक्ष कर विवादों के समाधान के लिए है।
परिचय और संरचना की बात करें तो जो है द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ है और पूरे भारत में 45 संस्थानों में से 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा। 2 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं इसमें एंड 2 तकनीकी सदस्य। जी स्टैट कोर्ट पोर्टल की बात करें तो यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। माध्यम से करदाता ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकते हैं, मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और सुनवाई में डिजिटल तरीके से भाग ले सकते हैं। यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से ने विकसित किया है इसे। नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ का गठन। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने विनियामक ढांचे की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की है। तो इसकी स्थापना किसने की है? आरबीआई ने की है, ये आप याद रखिएगा। यह 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। मुख्य कार्य प्रत्येक 5 से 7 वर्षों में आरबीआई द्वारा सभी मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करना है। आरआरसी के कार्यों की विशेषज्ञ मार्गदर्शन करने के लिए इसमें 6 सदस्यीय एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन समूह का भी गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक राणा आशुतोष कुमार सिंह कर रहे हैं। आरडीएआई द्वारा बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च। किसके द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल? तो आईआरडीएआई, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया इसने। पोर्टल का उद्देश्य एवं सेवाएं देखें तो यह जीवन, स्वास्थ्य एवं सामान्य बीमा, मोटर, बस यात्रा जैसे सभी प्रकार के बीमा को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। सही है। इस पोर्टल का नियामक संस्था आईआरडीएआई और संचालन बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन द्वारा होगा। अब इसके बारे में देखने भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के अधीन है एंड मुख्यालय इसका हैदराबाद में है, तेलंगाना। एनपीसीआई ने कतर में क्यूआर कोड आधारित यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की है। तो कहाँ शुरू की गई है? कतर में शुरू की गई। इसे आप याद रखिएगा 24 सितंबर को। बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। ये याद रख सकते हैं कि यह पहला देश बन गया है, ड्यूटी फ्री यूपीआई को अपनाने वाला पहला साझेदार देश बना है ये। यूपीआई की बात करें तो यह 2016 में लॉन्च किया गया था। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है ये। यह इमीडिएट पेमेंट सर्विस व्यवस्था पर आधारित है। एनपीसीआई का विनिमय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा। भूटान, साइप्रस, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, यूएई व अन्य देश हैं यूपीआई आधारित स्वीकार किए गए हैं। आप इन कंट्रीज़ के नाम याद रख सकते हैं कि किस किस देश ने इसे अपनाया है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली किसी पेपर में पूछा गया था। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने हेतु टीसीआईएल और पीएनबी का समझौता इसका इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब डाटा बैंक से रिलेटेड चीज़ें देखें तो बिहार में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 71.0 लाख हेक्टेयर में 249.21 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादित हुआ है।
खाद्यान्न की औसत उत्पादकता 35.08 क्विंटल पर हेक्टेयर दर्ज की गई है। मक्का की उत्पादकता 69.13 क्विंटल पर हेक्टेयर। जो भी बच्चे बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तो वो इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार देश का चौथा सबसे बड़ा शहद उत्पादक बन गया है। तो ये आप याद रखिएगा बीपीएससी वाले। उसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश 22.5 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के साथ भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक है, यानी कि यूपी सबसे बड़ा है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, यूपी है आपका पहले, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद पंजाब, देन बिहार, फिर चौथे नंबर पे बिहार है। अगर बिहार में देखें तो लीची का शहद बिहार में बहुत फेमस है, जो मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर में होता है। सरसों का शहद नालंदा और पटना में उत्पादित होता है। तिल का शहद औरंगाबाद और रोहतास में। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। OECD ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में जीडीपी का अनुमान 40 अंकों से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। जून में यह अनुमान 6.3 था। अनुमान में वृद्धि के कारण अगर देखें तो मौद्रिक और राजकोषीय नीति में ढील व मजबूत जीएसटी सुधारों में समग्र आर्थिक गतिविधि को बल मिलने की उम्मीद है। प्रमुख चुनौतियां देखें तो OECD ने चेतावनी दी है कि उच्च टैरिफ दरें देश के निर्यात क्षेत्र पर दबाव डालेंगी। मजबूत घरेलू आपूर्ति और निर्यात प्रतिबंधों के कारण भारत में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई है। OECD ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अपने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अनुमान को 120 आधार अंकों से घटाकर 2.9 कर दिया है। OECD को अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना 14 सितंबर 2060 को 18 यूरोपीय देशों संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसमें कुल 38 सदस्य हैं, मुख्यतः विकसित और उच्च मध्यम आय वाले। लक्ष्य इसका ऐसी नीतियों को आकार देना जो सभी के लिए समृद्धि, समानता, अवसर व कल्याण को बढ़ावा दें। भारत इसका सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय पेरिस में है, सदस्य इसके 38 हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत इसका सदस्य नहीं है। कैग की राज्य वित्त 2022-23 एक दशकीय विश्लेषण रिपोर्ट। 10 वर्ष की अवधि कैग ने 10 वर्ष की अवधि के लिए सभी 28 राज्यों के राजकोषीय मापदंडों के आधार पर व्यापक डेटा व रुझान प्रदान किया है। राज्यों का कुल ऋण देश के जीडीपी का 22.17% था। FRBM 2003 के अनुसार 2024-25 तक राज्यों का ऋण जीडीपी अनुपात का 20% तक सीमित होना चाहिए। उच्च ऋण जीडीपी अनुपात पंजाब में सबसे अधिक दर्ज किया गया। इसके बाद नागालैंड, फिर वेस्ट बंगाल। राजकोषीय घाटे की बात करें तो सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। सबसे कम राजकोषीय घाटा गुजरात का और सबसे अधिक हिमाचल ने दर्ज किया है। FRBM लक्ष्य 2022-23 में राजकोषीय घाटा 3.5 तक सीमित रखा था। राजस्व अधिशेष घाटा देखें, 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया है, जबकि 12 राज्यों ने राजस्व घाटे की सूचना दी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 37,000 करोड़ रुपए के राजस्व अधिशेष के साथ यूपी सबसे आगे है।
ऋण जीडीपी अनुपात देखें तो किसी देश का ऋण से जीडीपी अनुपात सरकार का कुल ऋण होता है, जिसे देश राज्य के वार्षिक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। राजकोषीय घाटा की बात करें तो यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय और सरकार की आय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा देखें तो जब सरकार का राजस्व व्यय और उसकी राजस्व आय से अधिक हो जाता है, इसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व अधिशेष, जब किसी सरकार की राजस्व आय उसके राजस्व व्यय से अधिक हो जाती है तो इसे राजस्व अधिशेष कहते हैं। ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है। PMAYG अब तक कुल 2.82 करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण हो चुका है। अब ये डाटा याद रखिएगा, 2.82 करोड़ ग्रामीण आवास। अगर इस स्कीम की बात करें हम तो सरकार ने 2016-17 से 2023-24 तक 2.95 करोड़ का मूल लक्ष्य रखा था। 2.95। ग्रामीण आवास की निरंतर मांग को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के अगले 5 वर्षों में 2024-25 से 2028-29 के लिए 2 करोड़ के अतिरिक्त लक्ष्य के साथ जारी करने की मंजूरी दी है। इस विस्तार के साथ संचयी लक्ष्य अब 4.95 करोड़ घरों तक पहुंच गया है। क्रियान्वयन 4 अगस्त 2025 तक। मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4.12 करोड़ घरों को लक्ष्य आवंटित किया गया है। इनमें से 3.85 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इस अवधि तक 2.82 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थियों को मकान स्वीकृत किए गए हैं। पिछले 9 वर्षों में इस योजना ने 568 करोड़ व्यक्ति निवास रोजगार सृजन हुआ है। नेक्स्ट है, इस स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2016 में लॉन्च हुई थी। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। वित्तीय सहायता वित्त पोषण यूनिट सहायता मैदानी क्षेत्र में 1.2 लाख, पूर्वोत्तर राज्य पहाड़ी राज्यों के लिए 1.30 लाख। वित्तीय साझेदारी की बात करें तो यह केंद्र का 60% केंद्र 60 और 40 का रेशियो है इसमें, यानी कि केंद्र 60% करेगी और राज्य 40%। पूर्वोत्तर हिमालय राज्यों की देखें तो 90-10 का रेशियो है, केंद्र 90% और राज्य 10। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित ये टोटल केंद्र 100% करेगी। नेक्स्ट है, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हिस्सेदारी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 भारत के जनसांख्यिकी संक्रमण ने महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित किया है। SRS 2023 रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी, कुल जनसंख्या का 9.7 है। वरिष्ठ नागरिक 60 साल से अधिक उम्र के लोग हो चुके हैं, जो 2001 से 8.6 से अधिक है। 65 वर्ष से ऊपर नागरिकों की संख्या 6.4 हो चुकी है। सर्वाधिक बुजुर्ग आबादी वाला राज्य केरल है। यहाँ 15% आबादी 60 साल से ऊपर है। कामकाजी और युवा आबादी वाले भी मामलों में बिहार, यूपी और MP, झारखंड जैसे राज्य आगे हैं। कामकाजी आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष तक की एज कामकाजी आयु वर्ग होती है। बाल आयु वर्ग देखें तो 0 से 14 वर्ष। प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट। कुल प्रजनन दर, भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है। आप ये डेटा याद रखिएगा, 1.9 रह गई है। यह जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर से भी कम है, यानी कि जो एक
प्रतिस्थापन के लिए ज़रूरी है वो 2.1 TFR है। 1971 में TFR 5.2 था, 2022 में 2 थी। सबसे ज़्यादा TFR वाले राज्य बिहार, यूपी, MP और सबसे कम, जबकि सबसे कम TFR वाले राज्य यूटी सबसे कम दिल्ली है, देन पश्चिम बंगाल और उसके बाद तमिलनाडु। उद्योग एवं व्यवसाय को देखें तो असम में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। ये इम्पोर्टेंट है कि ये बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ है, भारत का जो पहला है, कहाँ उद्घाटन किया गया, असम राज्य में। यह असम के कोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल, इसे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसकी विशेषताएं देखें तो यह बांस से जैव एथेनॉल का उत्पादन करेगा। यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की फर्म एवं चेम्पोलिस का संयुक्त उद्यम है। नुमालीगढ़ लिमिटेड की स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। बांस का महत्व, यह गैर खाद्य फसल है जिसमें लिग्नोसेल्यूलोज की उच्च मात्रा होती है। दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के लिए उपयुक्त माना जाता है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। बायोएथेनॉल के बारे में देखें तो यह एक नवीकरणीय जैविक स्रोतों से उत्पादित एथेनॉल है। यह पारदर्शी रंगहीन जैव निम्नीकरण तरल है, जलने में केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। इसे पर्यावरण अनुकूलन ईंधन बनाता है। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना। इसकी बात केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इसमें अगर हम देखें तो इस मखाना उत्पादन में बिहार 90% मखाना का उत्पादन करता है। मुख्य उत्पादन क्षेत्र मिथिलांचल है और GI टैग भी मिथिला मखाना को दिया गया है। पहले से ही संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और न्यूजीलैंड जैसे देशों को निर्यात किया जाता है। इसके बाद मखाना फॉक्सनट के बारे में देखें तो ये क्या होता है। ये मखाना क्या जलीय पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम यूरियाल फेरोक्स है। यह उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है। 4 से 6 फीट गहरे तालाबों स्थित जलाशयों में उगता है। मखाना को अक्सर ब्लैक डायमंड कहा जाता है क्योंकि इसका बाहरी खोल गहरा काला होता है लेकिन भुनने पर भी सफ़ेद हो जाता है। अफीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंसिंग की घोषणा। 12 सितंबर 2025 को फसल वर्ष 2025-26 के लिए भारत के 3 राज्यों MP, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अफीम की खेती के लिए लाइसेंसिंग नीति को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। यह 3 स्टेटों का नाम रखिएगा, MP, राजस्थान एंड UP। तीनों राज्यों ने लगभग 1.21 लाख किसान अफीम की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसका उद्देश्य चिकित्सा और उपशामक देखभाल की आवश्यकताओं के लिए एल्कलॉइड का पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है। आवश्यक मादक औषधियों के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना। अफीम पोस्ता क्या होता है इस देख लें तो अफीम पोस्ता एक औषधि जड़ी बूटी है जो पैपावरेसी कुल का है। इसका वैज्ञानिक नाम पैपेवर सोमनीफेरम है। यह अफीम गोंद का प्राथमिक स्रोत है जिसे मॉर्फिन, कोडीन और थेबाइन जैसे एल्कलॉइड होते हैं जिनका आधुनिक चिकित्सा में दर्द निवारक, खांसी की दवा और ऐंठन रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में भारत की पहली पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना। ये पहली है तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
किस जलपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वीवो चिदम्बरनार बंदरगाह पर भारत की पहली आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट योजना का उद्घाटन किया है। उद्देश्य इसका स्वच्छ ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देना, बंदरगाह परिचालन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा और कहाँ लॉन्च हुई, बस ये। उसके बाद सार संक्षेप में देखते हैं। इसमें कुछ चर्चित व्यक्ति के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे पहला है डिएला सूरज। ये अल्बानिया विश्व का पहला देश बन गया है जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली को सरकार में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप नाम याद रखिएगा डिएला। ये एआई मंत्री हैं पहले, जो अल्बानिया के हैं। उसके बाद है कोकिची अकुजावा। जापान के 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा ने माउंट फ्यूजी की चोटी पर पहुंचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी है। अपने बेटी पोते दोस्तों के साथ चढ़ाई करते हुए उन्हें 7 चुनौतियों को पार किया और 3 महीने की तैयारी की। अकुजावा ने स्वीकार किया कि यह चढ़ाई पहले से कठिन थी, लेकिन समूह के उत्साहवर्धन ने उन्हें सफलता दी। उसके प्रमुख नियुक्तियां देखें। श्रीनिवास इंजेती इन्हें सेबी की मंजूरी के साथ एनएसई गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। उसके बाद गौरंग लाल दास, ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी को भारत के अगले दूतावास दक्षिण कोरिया में एम्बेसडर के रूप में दूतावासी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया में आप कंट्री याद रखिएगा। उसके बाद सुशीला कार्की, इन्हें भी रिसेंटली ही नेपाल में इन्होंने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उसके अलावा उनकी नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुई, जो सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनजीत प्रदर्शनकारियों के हिंसक प्रतिरोध के कारण हुए। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन, ये आप राष्ट्रीय में भी पढ़े होंगे। ये 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में 122 मतों से इन्होंने सुदर्शन रेड्डी को हराया है और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था। ये झारखंड, तेलंगाना और पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उसके बाद राजीव पुआन, ये एफएसआई का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया इन्हें। फसाई का मुख्य कार्यकारी रंजित पुआन। उसके बाद है टीसीए कल्याणी, ये जो है 29वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। 29वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में। अनुतिन चारनवीराकुल, ये थाईलैंड में प्रधानमंत्री इन्हें नियुक्त किया गया है। बस आप इतना याद रखिएगा, थाईलैंड में प्रधानमंत्री। मोहम्मद सिराज को अपना स्पोर्ट्स ब्रांड स्केचर्स ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स ब्रांड स्केचर्स ने ब्रांड एम्बेसडर। डेविड लैमी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तेमाल में फेरबदल के बाद डेविड लैमी को देश का उप प्रधानमंत्री, ब्रिटेन में उप प्रधानमंत्री बने हैं डेविड लैमी। उसके बाद आलिया भट्ट है।
आलिया भट्ट को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? लिवाइस ने। उसके बाद है त्यागपत्र, देख लेते हैं। केपी शर्मा ओली ने, अभी हमने पढ़ा ही है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कारण जो नेपाल में प्रदर्शन हुए थे उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। इन्होंने 26 प्रमुख सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब आदि शामिल थे, क्योंकि वे सरकार के पंजीकरण आवश्यकताओं पर पालन नहीं कर पाए थे। इस प्रतिबंध को हटाने के बाद भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, क्योंकि युवाओं ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक असंतोष को लेकर व्यापक आंदोलन शुरू कर दिया था। अब प्रमुख पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया। मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल को 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समय से प्रदान किया गया। 69 में स्थापित हुआ था यह पुरस्कार की स्थापना इसकी 69 में हुई थी। इसमें आजीवन योगदान के लिए इसे दिया जाता है। स्वर्ण कमल पदक, शॉल एवं 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2022 में मिथुन चक्रवर्ती को, 2021 में वहीदा रहमान को, 2020 में आशा पारेख को मिला था। उसके बाद लिविंग ब्रिज सम्मान, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर को भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रतिष्ठित सम्मान लिविंग ब्रिज से सम्मानित किया गया। लिविंग ब्रिज किसे? कीर स्टारमर के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को। बस ये काफ़ी है? नहीं। उसके बाद प्रोफेसर वीके गोकुल पुरस्कार, प्रसिद्ध लेखक आनंद वी पाटिल, जिन्हें बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहा गया और बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोयल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया? आनंद वी पाटिल को। नेक्स्ट है पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार। ये पुरस्कार अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक परिवर्तन यात्रा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मरणोपरांत उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड है यह पुरस्कार। उसके बाद है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। पहली भारतीय संस्था बन गई है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहते हैं। इस सम्मान में संगठन को भारत के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की वंचित बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। एजुकेट गर्ल को शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर कर व स्थायी बदलाव लाने के लिए प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। यह सम्मान प्राप्त कर संगठन अब मालदीव का साहिना अली व फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो एवं विलनुएवा जैसे अन्य विजेताओं की श्रेणी में शामिल हो गया है। उसके बाद है 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल। भारतीय फिल्मकार अन्नपूर्णा राय ने अपनी पहली फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए 82 वेनिस फिल्म फेस्टिवल और ओरिजोटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म का अवार्ड जीता है। किसने? अनुपर्णा राय ने। क्योंकि ये भारतीय फिल्मकार है इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। पलक्कड़ और गैर निवासी भारतीय व्यवसायी और मिडिल ईस्ट डॉट स्पेस कोकरिंग के कार्यकारी यूनुस अहमद को अरबी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यूनुस अहमद। नेक्स्ट देख लेते हैं सैन्य अभ्यास और अभियान। भारतीय सशस्त्र बलों का दल निजनी रूस पहुंचकर मुलिनो परिसर में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापद में हिस्सा लिया। जापद रूस की मेजबानी में हुआ
उच्च तीव्रता वाले पारंपरिक युद्ध, आतंकवादी विरोधी अभियानों और साझेदार देशों के साथ संयुक्त सामरिक अभियानों पर केंद्रित है। ये ऑपरेशन राहत। पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच भारतीय सेना ने ऑपरेशन राहत स्टार्ट किया। इसमें LHMI-17 चीता और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। फिर युद्ध कौशल अभ्यास 3.0। भारतीय सेना ने अरुणाचल के कामेंग क्षेत्र में इसे स्टार्ट किया। पूर्वी हिमालय के दुर्गम और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध कौशल 3.0 आयोजित किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो खराब मौसम और दुर्गम भूभाग में सेना की तत्परता को परखना। नेक्स्ट है भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास। 21वां संस्करण था। 1 से 14 सितंबर के बीच फोर्ट वेनराइड अलास्का में आयोजित किया गया। भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट और अमेरिकी सेना की 1st बटालियन 5G इन्फेंट्री रेजिमेंट बॉबकैट्स ब्रिगेड कॉम्बैट टीम 11वीं एयरबोर्न ने हिस्सा लिया था। यह अभ्यास बहुत क्षेत्रीय सैन्य रणनीतिक उच्च ऊंचाई पर युद्धाभ्यास व लाइव फायर अभ्यासों के साथ समाप्त हुआ, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में समन्वित सैन्य अभ्यासों के लिए पारस्परिक सहयोग और क्षमता को बढ़ावा देना है। अगला है सागरमाथा मैत्री। ये नेपाल और चीन की सेनाओं के बीच होता है। 6 से 16 सितंबर के बीच हुआ सागरमाथा मैत्री। उद्देश्य आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद है ऑपरेशन स्वर्ण। ऑपरेशन स्वर्ण जो है तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण ने ऑपरेशन स्वर्ण की शुरुआत की। उद्देश्य इसका आंध्र प्रदेश की 1 से 30 किलोमीटर लंबी स्वर्णमुखी नदी का पुनर्जीवन। तो आप इसे स्टेट याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की स्वर्णमुखी नदी पुनर्जीवित करना, इसका संरक्षण करना। इसका राज्य की पहली बड़ी नदी पुनर्जीवन परियोजना है। उसके बाद चर्चित स्थल देखें तो खुर्जा यूपी में खुर्जा में दुनिया का पहला पूरी तरह सिरेमिक कचरे से बना पार्क अनोखी दुनिया। पार्क का नाम रखा गया है अनोखी दुनिया। यूपी के खुर्जा में सिरेमिक कचरे से बना है ये PPP मॉडल पे बनाया गया है। बाकी आपके एग्जाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। इंदौर की बात करें तो इंदौर ने एक बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रतिष्ठित CII इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त करने वाला MP का पहला शहर बन गया है। ग्रीन सिटी प्लेटिनम प्राप्त करने वाला MP का पहला शहर बन गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है बिदाड़ी। बेंगलुरु के बिदाड़ी में भारत का पहला और सबसे बड़ा AI संचालित शहर बनाया गया है। AI संचालित शहर है ये बिदाड़ी बेंगलुरु में। 20,000 टाउन करोड़ की परियोजना 9,000 एकड़ में फैली होगी। यह एक स्मार्ट टिकाऊ और तकनीकी आधारित शहरी केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी। टाउनशिप वर्क लिव प्ले मॉडल पर आधारित होगी। इसमें आवासीय क्षेत्र, कार्यालय, पार्क, खेल और सुविधाएं होंगी। यह बेंगलुरु का दूसरा केंद्रीय व्यापारिक जिला बनाया जाएगा, जिससे मुख्य शहर में भीड़भाड़ और यातायात का दबाव कम होगा। उसके बाद है डोंगगांव। अरुणाचल प्रदेश का अंजा जिले में डोंगगांव सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया गया। 29 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2026 तक पहला सूर्योदय महोत्सव है। ये पहला है तो इसलिए थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जहाँ प्रतिदिन सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन, साहसिक खेल, सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना। 5 सदस्यीय महोत्सव में पारंपरिक भोजन, व्यंजन, जनजातीय सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, लोक हस्तशिल्प, साहसिक ट्रैकिंग और इको टूरिज्म जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। महोत्सव में प्रतिभागियों की डोंग की पहाड़ियों पर चढ़कर भारत का सबसे
पहला सूर्योदय देखने का अवसर मिलेगा? डोंग की पहाड़ियाँ, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद कुछ चर्चित पुस्तकों की बात कर लेते हैं। चोला टाइगर्स, द एडवेंचर्स ऑफ सोमनाथ, ये अमीश त्रिपाठी की है। उसके बाद है मदर मैरी कम्स टू मी, ये अरुंधति राय की आत्मकथा है। उसके बाद है डेमोक्रेसी हॉटलैंड, ये SY कुरैशी की है, ये पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। जनतंत्र का बाइस्कोप, हिंदी कविता संस्कृत, ये उमेश मिश्र की है। वाइल्ड अफ्रीका, ट्रूथ माई लेंस, मनीष मुद्रा। ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज टॉप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये KJS ढिल्लन की है। संविधान क्यों मायने रखता है, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, ये बुक इम्पोर्टेंट है क्यों, ये CGI ने लिखी है। उसके बाद है प्रमुख दिवस सितंबर माह के। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम अनकवरिंग कोकोनट पावर इंस्पायरिंग ग्लोबल एक्शन है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना इसकी थीम है। 10 सितंबर को विश्व ड्यूसेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिवस, इसकी थीम है परिवार देखभाल का केंद्र। 10 सितंबर को ही विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, थीम है इसकी आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस एंड 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे, ये विश्व सौरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 15 सितंबर, थीम है इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडिया फॉरवर्ड। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, ये दिवस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए अभी कदम उठाएं, इसकी थीम है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, बिना सांकेतिक भाषा के अधिकार के कोई मानवाधिकार नहीं। उसके बाद 29 सितंबर को एक डे होता है विश्व हृदय दिवस, ये पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये रही क्रॉनिकल मैगजीन की नवंबर मंथ की 5th पार्ट कंप्लीट होती है। अभी इसके 1 से 2 पार्ट शायद 2 पार्ट और आने वाले हैं, तो इस मैगज़ीन को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि आने वाले ये सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर जो RO और PCS प्री 2026 होने वाला है उनके लिए। इसी तरह के और आगे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।